अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अयाज सादिक साहब एक दफ़ा फिर मैदान में आए हैं। मॉडल टाउन में मुलाकात हुई उनकी अपनी क़यादत से और उसके बाद फिर वो बड़े गुस्से में नज़र आए और उनका कुछ हौसला बढ़ा और फिर उन्होंने वही बात कही है कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ और मुझे मज़ीद ना उकसाया जाए वरना मैं बात इससे आगे बढ़ा दूँगा, बात इससे आगे बढ़ सकती है, ऐसी कोई और बात ना हो जाए। यानी फिर एक दफ़ा वो कह रहे हैं कि कौमी राज मैं फिर अफशा कर दूंगा, कुछ और ऐसे सीक्रेट्स हैं मेरे पास, नेशनल सीक्रेट्स या नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जिन पर मैं इससे भी ज़्यादा बढ़कर बात कर सकता हूं। अब वो ये क्यों कह रहे हैं इस पर हम बात करेंगे और नरेंद्र मोदी का इस सारे मामले से, इस सारे खेल से क्या ताल्लुक़ है। और अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, बिहार की रियासत में, भारत में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये इलेक्शन है और मुख्तलिफ इसके मराहिल हैं। बहुत ही अहम तरीन ये रियासत है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को बड़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल से, अयाज सादिक साहब के बार बार किस तरह बयानात से और उस बयान पर कायम रहने से मोदी को किस तरह फ़ायदा हो रहा है, बार बार वो क्यों इन चीज़ों का जिक्र कर रहा है और इसका क्या ताल्लुक़ है इस सारे खेल का, मैं आपके सामने हक़ाइक़ रख रहा हूँ, उससे ये सारी बात समझ आ जाएगी। पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ कि अयाज सादिक ने कहा क्या था। अयाज सादिक साहब के जुमले कुछ इस तरह के थे कि ब्रीफिंग थी, ये जो अभिनंदन वाला मामला था सारा, इस हवाले से उन्होंने कहा ब्रीफिंग थी और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं आए, आर्मी चीफ तशरीफ़ लाए, पाँव कांप रहे थे, पसीने छूटे हुए थे। फिर नाम लेते हैं शाह महमूद कुरैशी का कि जी शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रात 9 बजे भारत हमला कर देगा अगर हमने अभिनंदन को वापस ना किया तो। अब ये सारी वो बात है। अब ये कहते हैं, अब कह रहे हैं जी मैंने जो कहना था कह दिया, मैं मजीद वजाहत नहीं दूंगा। आज अयाज सादिक साहब दोबारा ये बात कह रहे हैं, वो उस पर कायम है इन्हीं जुमलों पर। अब अगर ये भी मान लिया जाए ये हुकूमत के लिए था, इमरान खान के लिए था, शाह महमूद कुरैशी के लिए था, तो इस मामले में हुकूमत, कौम, इदारे सब एक थे। डीजी ISPR इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार वो ये कह चुके हैं कि ये तारीख को मस्क करने की कोशिश की जो कुछ अयाज सादिक ने कहा, और ये एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर हमने ये फैसला किया था। और उसके बाद आपने देखा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के फतह के चर्चे भी हुए और पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि ये तो सारा भारत का प्रोपेगेंडा और झूठ है कि पाकिस्तान खित्ते में बेअमनी चाहता है, ये तो अमन चाहते हैं। कितना बड़ा इन्होंने फैसला किया और फिर पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से किया। खैर, अब मैं आ जाता हूं ये बिहार के इलेक्शन पर। नरेंद्र मोदी ने वही खेल रचाने की कोशिश की है मुख्तलिफ अंदाज से जो उसको माजी में जीत दिलवा चुका है। ज़ाहिर है जो एक्सपीरियंस होता है इंसान का, जो तजर्बा होता है, जिस पर वो जीता रहा हो, जिस वजह से उसकी पॉपुलैरिटी रही हो, इंतहा पसंदी फैलाकर, नफ़रत फैलाकर, पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत फैलाकर, तो फिर वो वही काम दोबारा दोहराता है। लेकिन इस दफ़ा उसको एक और तरह से ये काम करना पड़ा। किस तरह? क्योंकि उसके अरबों डॉलर किस तरह से डूब गए, राफेल तैयारे वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर सका और क्यों उसको फिर ये सारा मामला करना पड़ा, इसकी मैं आपको सारी कहानी बताता हूं, हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीता अप्रैल मई में, जनरल इलेक्शन हुए 2019 में, और उसने सारा इलेक्शन किस चीज़ पर जीता और फोकस किस पर रहा? पुलवामा जो अटैक था उसका सारा उसने खेल रचाया। पुलवामा में खुदकुश हमला हुआ और उसको इसने बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया और फिर अपने बेहतरीन जो उनके पास पायलट थे भारत के पास वो भेजे। उसके बाद पाकिस्तान ने दिन में उसका जिस तरह से जवाब दिया, फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस तरीन पायलट मैदान में उतारे जिनमें से अभिनंदन एक था, और फिर पाकिस्तान ने MiG-21 गिराकर अभिनंदन को गिरफ्तार किया, उसके सारे सबूत दिखाए। अब जब ये भारत पकड़ा गया तो उसकी बड़ी शिकस्त फाश हो गई। अब मोदी ने क्या किया कि इलेक्शन तो जीतने हैं, उसके लिए सारा कुछ किया था कि इस तरह से मैं एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा चाहूँगा, इस तरह जहाज़ भेजूंगा, कहूँगा देखें जनाब मैंने क्या कर दिया और ये इतना सीना चौड़ा है और मैं आसानी से इलेक्शन जीत जाऊँगा। अब वहाँ पर इसने किया ये कि फिर भी इसको अपनी जीत में कन्वर्ट किया, इस शिकस्त को भी, जिस तरह अब भी वो बिहार के इलेक्शन में कर रहा है। ये बड़े अहम उसके इलेक्शन है और इन इलेक्शंस में जो बिहार रियासत में हो रहे हैं इस वक्त भारत में, वो बड़ी मुश्किल है नरेंद्र मोदी के लिए, बड़ी मुश्किलात का शिकार था नरेंद्र मोदी। लेकिन अब वो अयाज सादिक के बयानात को इस्तेमाल कर रहा है, नवाज शरीफ के और इस सारे बयानात को इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अब देखिए कि जनरल इलेक्शन में उसने क्या किया। एक तो ये काम शुरू कर दिया, हमने F-16 गिरा दिया, अभिनंदन ने F-16 गिराया है और उसके बाद वो फिर गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया। पाकिस्तान ने दिखा दिया कि उसके तो कोई एक मिसाइल भी नहीं चला उसके जहाज़ से, सबूत भी पेश कर दिए। अब ये F-16 गिराने का जो ड्रामा था तो इससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। भारत में तो इसमें उलझा रहा, अपने मीडिया को भी उलझाता रहा।
ना सिर्फ ये बल्कि जो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर गिराया था उसकी भी तफ्तीश उन्होंने बड़ा अरसा लगाया, 6 महीने बाद, यानी इलेक्शन हो गए, इलेक्शन जब जीती उसके बाद उन्होंने अपनी सारी ये जो कार्रवाई थी जिसमें उनको शिकस्त हुई, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन सबको नजर आ रहा था, उन्होंने अपना खुद ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया था और फिर 6 माह बाद माना भी, लेकिन इलेक्शन के दौरान नहीं माना, यही कहा, सब चीज़ें दबा ली। अच्छा, फिर ये F-16 का कहते रहे, फिर कहते रहे हमने 200-300 बंदे वहाँ पर मारे हैं और पाकिस्तान दिखाता रहा, लेकिन अपने मीडिया में उन्होंने इस तरह की चीज़ नहीं आने दी। वो पूरी तरह से काबू में था बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के वहाँ का मीडिया, वो ये खेल पेश करता रहा ताकि इलेक्शन एक दफ़ा गुजर जाए। F-16 का फिर क्या होता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी आते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आते हैं, उसमें क्रिस्टीन फेयर भी एक जर्नलिस्ट है, प्रोफेसर है ये अमरीकी, और ये हमेशा इसको भारत में बहुत पजीराई मिलती है, ये पाकिस्तान के हवाले से जब भी लिखती है, क्योंकि ऐसा बयान देती है जो भारत का होता है पाकिस्तान के खिलाफ। ये भी इन्वेस्टिगेट करती है और फिर ये बात आती है कि जनाब वहाँ तो कोई F-16 कोई गिरा ही नहीं, ये तो सारा इलेक्शन के लिए एक स्टंट था और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया। अब ये उनका मौक़िफ़ देने वाली एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कह लें, जो भी मामला तो लिखी सिक्योरिटी के हवाले से लिखती है, वो ये कह रही है। अच्छा, अब उन्होंने इसको जब इस्तेमाल किया, इलेक्शन जीत लिए, और तारीखी जीत, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ऐसी जीत कभी तारीख में नहीं मिली जो उसको अप्रैल और मई में जनरल इलेक्शन में 2019 में मिल गई। अब आ गए हैं बिहार के इलेक्शन, इसमें नरेंद्र मोदी को बड़ी मुश्किल थी। अब नरेंद्र मोदी क्या कर सकता था? उसने दोबारा वो ड्रामा रचाता, उसके पास जो ऑप्शंस थे वो सर्जिकल स्ट्राइक उसकी फेल हो गई, सारे मामला फेल हो गए। अब उसने ये किया कि अच्छा, राफेल तैयारे आ रहे हैं, इनको मैं किसी तरह से उठाऊंगा और पेश करूंगा। राफेल तैयारों की जैसी तीसरी खेप आती है, अरबों डॉलर, तकरीबन ये 9-10 अरब डॉलर भारत के इस पे लग गए हैं। और अब जब तीसरी खेप आती है, उसने कहा जी ये मैं बड़ा दिखाऊंगा और इससे बड़ी चर्चा हो जाएगी। लेकिन फिर अचानक उसके होश उड़ जाते हैं, उसको एक खबर मिलती है, उसका रंग उड़ जाता है, बुरा हाल हो गया नरेंद्र मोदी का कि ये क्या हो गया। जब उसको ये बताया गया कि पाकिस्तान ने इसका पहले से इंतज़ाम कर लिया है, ये राफेल तैयारों का, और ये अरबों डॉलर इसके हो गए हैं फारिग। अच्छा, हुआ ये कि उसको बताया गया कि पाकिस्तान ने तोड़ निकाल दिया इसका। पाकिस्तान ने हाईटेक रेडार सिस्टम, जिसे चीन की CETC यानी चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन ने बनाया है, JY-27A, इसके नाम से इसको तैयार किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर बेस पर नस्ब भी किए जा चुके हैं, जबकि एयरफोर्स और दिफाई माहिरीन ने नरेंद्र मोदी को इस रेडार के मुतालिक जब मज़ीद मालूमात दी तो और ज़्यादा वो परेशान हो गया कि ये रेडार बैलिस्टिक मिसाइलों को भी पेश की इत्तला देता है। तो मोदी को लगा मेरे तो अरबों डॉलर अब डूब गए, तबाह हो गए, ये राफेल का भी तोड़ पाकिस्तान के पास है। पहले उनके पायलट्स ही कमाल हैं और JF-17 थंडर से उन्होंने हमारा गिरा दिया जहाज़। अब मैं क्या करूं, कैसे ये बिहार के इलेक्शन का करूं? फिर वो अमेरिका से मुआहिदा करता है, इसीलिए कि सारा डाटा शेयर करने का, नक्शे शेयर करने का, सारा कुछ अमेरिका से मुआहिदा कर लेता है। इसमें उसके हालांकि और पैसे लगने हैं, दिवालियापन होना है, ये सिर्फ उसके मशकों में काम आएगा और किस तरह से राफेल तैयारे और अपना कुछ असलहा, कुछ रशिया का असलहा, वो सारी मालूमात अमेरिका के पास चली जाएंगी। लेकिन उसको ये करना पड़ा, ये सब इलेक्शन उसने हर सूरत जीतने हैं। अब उसने गेम ये प्लान बनाया, उसकी जो एजेंसियां हैं, जो बिपिन रावत है, अजीत डोवल है, इन सब ने प्लान क्या बनाया? इन्होंने कहा कि जनाब अब बाकी चीज़ें तो हमारी पिछले फेल हो गए, दोबारा उस तरह का ड्रामा रचाएंगे, कोई नहीं मानेगा, फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे। पहले ही अभिनंदन वाला हुआ, अब ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसको कैश करते हैं। नवाज शरीफ तो हैं ही हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। फ़ोन कॉल का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब वो अखबारात में भी छप चुका है वो सारा मामला कि नवाज शरीफ ने कहा कि डट जाओ, अयाज सादिक को कहा ये सारा खेल। अब दोबारा आप देखें, ये जो बयान अयाज सादिक ने आज दिया है, इसमें दोबारा जब वो मॉल्टन जाते हैं, वहाँ से फिर वो आशीर्वाद लेते हैं, नई स्ट्रेटजी लेते हैं और फिर वही कहते हैं जी मैं उस पर कायम हूँ और वो सब। और ये बयानात भारत में नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहा है। अब हुआ ये कि अयाज सादिक तो खामोश थे, कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कोई बात ही नहीं कर रहा। नवाज शरीफ जो है आर्मी चीफ पर तनकीद कर रहे हैं, DGISI पर तनकीद कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बाहर बैठकर यहाँ उस तरह से कोई नहीं बात कर रहा। तो जो कर रहे हैं वो भी डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे, लेकिन अयाज सादिक तो बिल्कुल खामोश है। फिर अयाज सादिक को इत्तलात ये हैं, ज़रा ये बताते हैं
कि अयाज सादिक को बुलाया कि भाई किधर हो, हमारे साथ हो या उनके साथ हो, क्या चक्कर है। फिर टास्क मिलता है और ये ऑन रिकॉर्ड है कि पार्लिमानी इजलास हुआ इनका, पार्लियामेंट्री कमेटी का, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको कहा गया कि उठा के रख दो काम, उड़ा के रख दो। अब ये जो नवाज शरीफ का ये जो बयानिया है रियासत इदारों के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़, इसको अब उठा के रखना है, टफ टाइम देना है हुकूमत को। तो इससे बड़ा फिर क्या हो सकता था कि अयाज सादिक को फिर यही था, यही फीड किया गया, उन्होंने जाके बयान दे दिया और बिहार के इलेक्शन जनरल इलेक्शन की तरह बड़े आसान हो गए नरेंद्र मोदी के लिए। वहाँ पर वो ये करता रहा। अब वो फेलियर, राफेल तैयारे भी नहीं इस्तेमाल उस तरह हो सकते थे। फिर ऊपर से ये था कि बड़ी मार पड़ रही थी चीन से, चीन ने और मज़ीद इलाकों पर कब्जा कर लिया, मुज़ाकरात से कोई हल निकल नहीं रहा, वो चीज़ें छुप नहीं रहीं। अगरचे मीडिया उनका अपना है लेकिन इंटरनेशनली सबको नज़र आ रहा है, वही बता रहे हैं कि हाँ जी, पहले नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे इलाके में कोई नहीं आया, फिर अगर नहीं आया तो फिर झगड़ा काहे का है। चीन ने भी कहा कि जब इलाके में आपके आए नहीं तो क्या है। तो सारा खेल ख़राब हो गया। अरबों डॉलर वहाँ पर फौजी लगाने पर ज़ाया हो गए, फिर भी इलाका वापस नहीं ले सके। अब भी यह है कि सर्दी बहुत है, उनको मार पड़ रही है भारतीय फौजियों को, वो भी चीज़ नहीं सेल कर सकते। चीन के खिलाफ हमने किया क्या है, ऐप्स बंद की हैं, इसको सेल करें इलेक्शन में, नहीं हो सकता। फिर ये जो सारा मामला था, ये खेल बनाया गया और अब इसको इलेक्शंस में इस्तेमाल किया गया, जो बड़े मुश्किल इलेक्शंस थे उनको आसान बनाने के लिए कि अब क्या हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत तो बिकती है, भारत में बेचा जाता है, पहले भी इसी तरह इलेक्शन जीतते हैं इंतहा पसंदी फैला के। अब बिहार में और मैं क्या लेकर जाऊं, इकॉनमी तबाह हो गई, वबा का सही तरह मुकाबला नहीं कर सके, मईशत नीचे से नीचे तबाह हाल, कोई बेहतर नहीं, हमसाए एक के बाद एक जो है वो नाराज़ हो रहा है, कोई अच्छी चीज़ दिखाने के लिए है नहीं। तो फिर और ही ज़्यादा ये अहम हो जाता है कि पाकिस्तान की नफरत का कार्ड फिर खेला जाए। और ये सारा फिर ये मामला होता है कि नवाज़ शरीफ फिर इसमें आते हैं और वो टास्क देते हैं। वही नवाज़ शरीफ जो कोयटा में क्या कह रहे हैं जलसे में कि फ़ौजी जवानों बात नहीं माननी, आपने गलत बात नहीं माननी अपने अफसरान की। अच्छा, क्या पार्टी में आप ये इजाज़त देते हैं? फ़ौज तो छोड़ दें, वो तो एक डिसिप्लिन इदारा है, उस पर मैं आता हूँ। क्या पार्टी में इजाज़त है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो कह रहे हैं, ये जो बयानियाँ दे रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ कि जी ये गलत है, गैर आइनी है, तो कोई उठ के कह दे कि जी गैर आइनी आप बात कर रहे हैं, तो फिर अब्दुल कादिर बलोच को फिर माने ना आप, आपका बलूचिस्तान का सदर है, उसकी क्यों नहीं मानते? उसको नहीं समझ आ रही? इतना सीनियर पॉलिटिशियन, इतना सीनियर आदमी, वो कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, तो उसकी पार्टी में जगह है? उसको आप निकाल दे। सनाउल्लाह ज़हरी की जगह है, जो MNAs बोल रहे हैं उनकी जगह है, कई MPAs जो बोल रहे हैं, मियाँ जली अहमद शरफपुरी साहब जैसे लोग, उनके लिए जगह है, उनके खिलाफ नोटिस भेज रहे हैं। ये एक सियासी जमात है जहाँ पर आप कहते हैं जी ये तो सबको बोलने का हक है, वहाँ नहीं आप दे रहे। फौज में तो डिसिप्लिन ही सारा ही होता है। कौन फैसला करेगा कि जी जो ऊपर अफसरान से आ रहा है, सिर्फ एक रैंक में फ़र्क आ जाए तो वो लाजमी हो जाता है उसकी हर बात मानना। आप कह रहे हैं जी आर्मी चीफ और जवान और उनमें तफरका और फूट डालने की कोशिश, बगावत करवाने की कोशिश फ़ौज में। कोई दुनिया की फ़ौज ऐसे नहीं चल सकती डिसिप्लिन के बगैर, कोई फ़ौज हो ही नहीं सकती ऐसे, तबाह हो जाएगी वो फ़ौज। कि जो ये सोचने लग जाएगी अच्छा जी मैंने इसका हुक्म मानना है नहीं मानना, ये सही है या गलत है, कैसे फैसला, अच्छा वो फैसला करने बैठेगा। आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। पाक अफ़गान बॉर्डर पर फायरिंग हुई अफ़गानिस्तान की तरफ से, FC जवान फ़खर अब्बास शहीद होता है। जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इतलात, 2 ज़ख्मी हैं। LOC पर भारत ने फायरिंग की है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल, फिर फायरिंग हुई है। और उसी दिन वहाँ पर बॉर्डर पर फायरिंग, और यहाँ अयाज सादिक साहब फिर फायरिंग कर रहे हैं कि मैं तो कायम हूँ, इससे भी ज़्यादा आगे जाऊँगा अगर गुस्सा आ गया तो, कोई वजाहत की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। वही बातों पर वो कर रहे हैं। किसको फ़ायदा हो रहा है? हुकूमत के आप 100 बातें निकाल सकते हैं तनकीद के लिए, इमरान खान पर तनकीद के लिए 100 बातें, लेकिन जहाँ नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है वहाँ तो हर पार्टी फिर इकट्ठी होगी पाकिस्तान के लिए। हत्ता कि अपनी अगर कहीं कमज़ोरी हो, बिलफर्ज अगर कोई कमज़ोरी कहीं होगी तो वो कोई नहीं बताएगा, कभी कोई दुनिया की कौम नहीं बताएगी। लेकिन यहाँ आप देख लें किसको फ़ायदा हो रहा है इससे, अयाज सादिक की इन बातों से, मियाँ नवाज़ शरीफ की इन बातों से। बता दें आप मुझे, आप बहुत मुझसे ज़्यादा समझ रखते हैं, तो क्या ज़रूरत है इस तरह करने की? बिहार के इलेक्शन नरेंद्र मोदी मुश्किल में था, वो रेस्क्यू हो रहा है इन बयानात से, किस तरह से करवाए जा रहे हैं, कहाँ से चलाए जा रहे हैं, फ़ोन कॉल्स किस तरह की जा रही हैं। तो ये सारा खेल है और ये फ़ौज का डिसिप्लिन ख़राब करने की कोशिश, ये तसलसल से आप देख लीजिए कहाँ से मामला शुरू है, होता चला जा रहा है। अब ये डट जाओ, यही रहना है, दोबारा बयान रिपीट कर दो। अभी कहीं और से कहा जा रहा है
कभी और कोई कहता है जी मैं बता दूंगा नेशनल इंटरेस्ट की बातें, मैं बता दूंगा, दूसरा कहता है मेरे पास बड़े राज हैं, वो कहता है मेरे पास बड़े राज हैं। तो ये राजों के अब खुलने का जो ये धमकी का सीन शुरू हो गया है, ये बड़ा ख़तरनाक है। मैंने आपको सारा खेल बता दिया, हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं कि राफेल वाला चीज़ नहीं बिकी, अरबों डॉलर वहाँ भारत के डूबे, नरेंद्र मोदी का वो प्लान फेल हुआ। पाकिस्तान ने पहले ही उसके पाकिस्तानी फ़ौज ने बाखबर थी, वो सारा पहले इंतज़ाम कर लिया। चीन से मार, कोई उसके पास चीज़ नहीं थी सिवाय इसके कि ये अंदर का माहौल और इसको इस्तेमाल किया जाए और ऐसे बयानात किसी तरह से सामने आ जाएं और उनको फिर कैश किया जाए। तो फिर मियां नवाज शरीफ के फ़ोन, उनको टास्क देना, बयानात आना, और फिर वहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से वहाँ पर मीडिया पे उठाया गया। और फिर इलेक्शन के लिए इससे बेहतर उनको मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि माजी में यही चीज़ें, यही प्रोपेगेंडा, यही झूठ, यानी अपनी शिकस्त फाश को छुपा कर रखना और उसको फतह की तरह दिखाना, जबकि खुद नरेंद्र मोदी कह चुका है कि जब ये अभिनंदन वाला मामला हुआ, पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए, तो कहता जी राफेल होते हमारे पास, नरेंद्र मोदी के राफेल होते तो फिर कुछ और ही कहानी होती, यानी हम राफेल होते तो हम शायद दी जाते। और इसका मकसद क्या था? राफेल आ गए तो फिर उसका ख्याल था कुछ इस तरह राफेल से कुछ ऐसा काम ले लेंगे, कुछ ऐसा ड्रामा रचा देंगे कि हो गया, आ गया, खुद झूठ ही बोलना ना। तो वो भी अब नहीं बिकना, क्योंकि वो तो पाकिस्तान ने पहले इंतज़ाम कर लिया, अरबों डॉलर डूब गए, वो भी नहीं चला। लेकिन ये फिर ये तो, इसमें तो सेफ खेलने वाली बात थी, इसमें तो मसला ही कोई नहीं था इतना। तो ये इस दफ़ा ये वाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया, ये एक सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कह लें अंदर से। ये वो काम जो कहता है ना नरेंद्र मोदी के जी घुस के मारेंगे फलां का, वहीं से इनको इस्तेमाल कर, ये वो चीज़ हुई। लेकिन ये चीज़ एक्सपोज हो गई है और नून लीग के अपने लोग अब इस पर बहुत ज़्यादा खाइफ हैं, दिन ब दिन लोग छोड़कर जा रहे हैं, कारकुन इस पर कह रहे हैं जी गद्दार और ये सब बातें कर रहे हैं। आप जितना मर्ज़ी इसको छुपा लें, ये बातें छुप नहीं सकती, कि नारे जिस तरह लगवाए जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, ये बातें छुप नहीं सकती। ये सबको नज़र आ रहा है क्या हो रहा है, और आने वाले दिनों में आप देख भी लेंगे कि ये एक तरह से नून लीग खुदकुश हमला है और कुछ भी नहीं है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को होगा, और लंदन की नून लीग अलग हो जाएगी और यहाँ शायद एक कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वजूद नज़र आया आपको। ये नून मीम शीन वाला भी अब शायद किस्सा ये पुराना होता जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।